बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल दिल दिया दहलीज, जिसकी राइटर हैं रिफ़त सिराज, उसकी ये 8वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। कल वो एक मीडियम साइज़ का सूटकेस खींचते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। उसके पीछे गुल्लू भी अंदर आती हुई लेटी दोनों को टक्कर टक्कर देख रही थी। चाहो तुम और देखो, दरवाज़ा बंद करती जाना, गुल्लू ने कल्लू को मुखातिब किया। वो फ़ौरन चली गई। सम्या भाभी आई थी। गुल्लू ने कारपेट पर बैठकर सूट की चाबियां चलाई और खटाक खटाक की आवाज़ों के साथ सूटकेस खोल दिया। क्यों, सुबह से 10 बार मिली हैं, अब क्या है? वो उठकर बैठ गई और खुले हुए सूटकेस को घूरने लगी। मेहंदी लगाएंगी तुम्हें? गुल्लू नज़रें चुराकर सूटकेस से कपड़े और जाने क्या क्या निकालने लगी। मुझे खुद मेहंदी लगाना आती और सबसे अच्छी आती, आपको पता भी है। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। बज़ाहिर सुकून से बात कर रही थी, मगर ये रवाज है शादी मंगनी की, मेहंदी दुल्हन खुद नहीं लगाती। गुल्लू एक सूट फैलाकर देखने लगी। कैसी और किसकी शादी मंगनी? वो बिस्तर से नीचे आई। तुम्हारी और किसकी? वो डरे डरे अंदाज में उसकी तरफ देखकर बोली। अगर मेरी मर्जी पूछे बगैर मेरी शादी या मंगनी कैसे हो सकती है? वो बुफरी हुई उनके नज़दीक चली आई। हमारे यहाँ लड़कियों से कौन पूछता है? वो चोर सी हो रही थी। फिर लड़कियों को कमरों में क्यों रखते हैं? अस्तहान या अस्तबल में क्यों नहीं बांधते? उसने आगे बड़ा सूट उठाया और गोला बनाकर सामने दीवार पर दे मारा। गुल्लो हाय हाय करती रह गई। वो जेवर के डब्बों पर झपटी। गुल्लो ने आगे बढ़कर डब्बे अपने काबू में कर लिए। पागल हुई हो? बुराई क्या इस रिश्ते में? वो डब्बे वापस सूटकेस में रखने लगी। तो फिर आप कर लें। वो खून आशाम बनी हुई थी। शट अप रोशी, गुल्लो ने उसे डांट दिया। उसी दम सम्या भाभी दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। उनके हाथ में मेहंदी की कोन थी। गुल्लो दरवाज़ा खुलने की वजह से उधर मुतवज्जे होगी तो रोशनी लपक कर सूटकेस में पड़ी अशिया दबोची और बाथरूम के दरवाजे पर दे मारी। ये क्या हो रहा है? सम्या हक्का बक्का दोनों को बारी बारी देखने लगी। दिमाग ख़राब हो गया उसका। गुल्लो रोहानसी होकर उसकी फेंकी हुई चीज़ें समेटने लगी। मुझसे पूछने में शान में बट्टा लग रहा था तो कम अज़ कम मेरे बाप से तो पूछ लिया होता। वो ज़ोर से सूटकेस को लात मारकर वापस अपने बेड पर बैठ गई। पूछ लिया है उनसे। गुल्लू ने जल्दी जल्दी सूटकेस में चीज़ें रखना शुरू कर दी। पूछा है या हुक्म सुनाया है? आपा जाइए, बाबा साहब से कह दीजिए जब तक मेरी पप्पा से बात नहीं हो जाती कोई मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। वो गुस्से से फुनकार रही थी। तुम करोगी यावर मामू से बात? गुल्लो हैरत से उसे देख रही थी। हाँ, इसलिए कि मेरी माँ मर चुकी है। वो घर आई, मगर वो तो शाम को आएंगे, बड़ी अम्मी बता रही थी। मत जिक्र करे किसी रिश्ते का, मैं लावारिस हूँ। उसकी आवाज़ भरा गई। गुल्लो उसे चमकाने आगे बढ़ी। वो दौड़कर बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ा दी। चले जाइए आप दोनों, वो चीखी थी। दोनों काफ़ी देर तक जतन करती रही मगर नाकाम रही। बल आखिर थक कर वापस चली गई। वो काफ़ी देर बाथरूम में बंद रही, फिर इत्मीनान के बाद आहिस्तगी से बाहर आई और दरवाज़ा खुला देखकर बंद करने के ख्याल से आगे बढ़ी। खुला रहने दो, हम ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे। उसे बाएं जानिब से बाबा साहब की आवाज़ सुनाई दी। एक लम्हे को तो आंखों के सामने अर्शा नाचने लगी, गोल गोल दायरों की सूरत। दुल्हन कुछ कह रही थी। क्या ठीक कह रही थी? उनकी पुरजलाल आवाज़ कमरे में गूंजी थी। वो खामोश रही। हम क्या पूछ रहे हैं? वक्त नहीं है हमारे पास, वो बरहमी से कह रहे थे। वो उसी तरह खामोश रही। अगर तुमने हमारी बात का जवाब नहीं दिया तो हम मंगनी करने के बजाय आज तुम्हारा निकाह कर देंगे। कराची फ़ोन करेंगे, शाम तक लड़का पहुंच जाएगा। वो गैस के आलम में उसे देख रहे थे। इतने आज़ाद तो हमारे लड़के भी नहीं, वो उसी अंदाज में बोले। निकाह रुखसती का सुनकर तो जैसे उसके औसान खता हो गए। मंगनी में तो फिर भी कुछ गुंजाइश नज़र आ सकती थी। उसने बेहद नाराज़ और शाकी नज़रें उठाकर दादा को देखा। वो उसी की तरफ देख रहे थे। वो ताब न ला सकी। पापा साहब, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहूँगी, बस आप एक बार पापा को बुला दें, फिर जो होगा जो हो जाएगा मैं नहीं बोलूँगी। ये शाम के लिए मेरी शर्त है। वो बड़ी बेखौफी से कह रही थी। पापा साहब गुस्से से काम गए। ये कल की लड़की उनके सामने शर्तें पेश करेगी, वरना? वो खुद पर काबू पाते हुए पूछ रहे थे। कुछ नहीं, ये तो आप जानते ही हैं कि मैं मौत से बिल्कुल नहीं डरती। तुम हमें धमकी दे रही हो? हम तुम्हें अपने हाथों से शूट कर सकते हैं। वो एहसासे तौहीन से चटक गए। मैं जानती हूँ और मैं तैयार हूँ, बस आप एक बार पापा से बात करा दें, फिर जो कुछ कहेंगे मैं वो करूँगी। उसने पस्त आवाज़ में कहा। मगर हमें ये मंजूर नहीं। तुम यकीनन उसके साथ भी गुस्ताखी करोगी, उसका दिल दुखाओगी। वो पहले ही बहुत दुखी हैं, उन्होंने कतई अंदाज में जवाब दिया। मेरे बाप को दुखी भी इसी हवेली के किसी कानून ने किया होगा। हम नहीं चाहते हमारा बेटा औलाद की गुस्ताखी का सामना करे। इससे बेहतर वो अपनी औलाद के मरने का दुख झेल ले। मारे गज़ब के इधर उधर टहलने लगे। आप ये बात आराम से कह सकते, इसलिए कि मैं आपकी बेटी नहीं पोती हूँ। वो रो दी। नादान लड़की, तुमने सुना नहीं, असल से सूद प्यारा होता है। हमने जितने नाज तुम्हारे उठाए इस घर में किसी के नहीं उठाए। ये हमारे लाड प्यार का नतीजा कि आज तुम हमारे सामने गज भर की ज़बान लिए खड़ी हो। हम तुम्हें ठीक करेंगे
ठीक है, यावर से ज़रूर बात करो, मगर जो तुम्हारी भावज और बहनें तुम्हें कहें उसके मुताबिक शाम के लिए तैयार हो जाओ। एक बात और, आइंदा तुम हमसे इस तरह की गुस्ताखी ना करना। हमने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बर्दाश्त से काम लिया, हो सकता है आइंदा बर्दाश्त ना कर सके। आओ हमारे साथ, हम तुम्हारे बाप से तुम्हारी बात करा देते हैं। वो बहुत तहम्मुल से काम ले रहे थे। मगर मैं किसी के सामने पापा से बात नहीं कर सकूँगी, वो हिचकिचाई। वहाँ कोई नहीं होगा। वो अपनी छड़ी टिकाते मजबूती से कदम जमाते बाहर निकल गए और पीछे पीछे वो भी। बाबा साहब अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुए और मोबाइल फ़ोन अपने बेड से उठाकर उसे थमाया। हम नंबर बोल रहे हैं, मिलाओ। उनके लहजे से इंतहाई सर्दमोरी ज़ाहिर हो रही थी। वो नंबर बताने लगे। ये है मेरी आज़ाद ज़िंदगी। अपने बाप का कॉन्टैक्ट नंबर भी मालूम नहीं था। वो कर रही थी और नंबर पुश कर रही थी। नंबर मिलाकर उसने फ़ोन बाबा साहब की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कानों से लगाकर कुछ तवक्कुफ़ किया। हाँ यावर, हम बोल रहे हैं। ये तुम्हारी बेटी अपनी शादी के मसले पर तुमसे बात करना चाह रही है। बात करो। उन्होंने फ़ोन रोशी की तरफ बढ़ाया। न जाने क्यों वो नज़रें न उठा सकी। दिलावर अली खान के लहजे से छलकने वाली बरहमी तंजिया होकर जैसे बेदम सी होकर गिरने लगी। अपने कमरे में जाओ और इत्मीनान से बात करो। वो शिमला सर से उतारकर अपने बिस्तर पर बैठते हुए उसी अंदाज में गोया हुए। जस्ट अ मिनट पापा, होल्ड प्लीज़। उसने आहिस्तगी से कहा और तेज़ी से तकरीबन भागती हुई कमरे में आ गई और धप से अपने बेड पर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम पापा। वो ज़रा आवाज़ों में आई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बदतमीज़ी है ये। दूसरी तरफ से यावर अली खान की नाराज़ आवाज़ सुनाई दी। वो दम बखुद रह गई। जी, अभी तो मैंने बात भी नहीं की। क्या कह रहे हैं बाबा साहब? यावर अली खान बरहम लहजे में पूछ रहे थे। आपको पता है पापा के? वो अटकने लगी। मुझे पता नहीं था। आज सुबह बाबा साहब ने बताया इस तरह के काम उनकी जिम्मेदारी है। इन मामलात में वो बेहतर फैसला करते, इसलिए कि आज तक जो इज़्ज़त उन्होंने कमाई है उसकी हिफाजत का एहसास उनसे ज़्यादा किसी को नहीं हो सकता। मगर पापा, ये अगर मगर तुम्हें कहाँ से आए हैं? जब मेरी शादी तय हुई थी तो मैं इंग्लिस्तान में पढ़ रहा था। मुझे अपनी मंगनी की इतला बजरिया फ़ोन मौसूल हुई। मैं मर्द था, इसके बावजूद, जबकि तुम इस घर की लड़की हो जिसको दुनिया जहान की नेमतें बगैर मेहनत के हासिल, हत्ता कि हाकमाना ज़िंदगी। क्या किसी इंसान के लिए ये सब काफ़ी नहीं? आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बाबा साहब से सवाल जवाब करने लगी? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मेरी बात सुनना चाहिए। आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? वो हिचकियाँ लेकर रोने लगी। क्या तुम्हें नीयतों पर शुबा है कि हम तुम्हारे मुत्तलिक गलत फैसला करेंगे या तुम्हें तकलीफ़ देना चाहेंगे? मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है पापा। जब ये मतलब नहीं तो फिर बहस करने से फ़ायदा? वह हनूज़ बरहम थे। आपको शायद पता ही नहीं कि बाबा साहब ने अचानक और इतनी जल्दी ये फ़ैसला क्यों किया। इस तमाम कार्रवाई के पीछे कौन सा अहम वाक़या छुपा हुआ है? वो रो रही थी। मुझे कुछ जानने का शौक़ भी नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे बाप से ज़्यादा हमारे ख़ानदान के लिए कोई इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता और इनका कोई फ़ैसला बेमायनी नहीं हो सकता। वो इसी लहजे में कह रहे थे। आखिर आप हकीकत जानना क्यों नहीं चाहते? खोज उस वक्त होती है जब शक या शुबा होता है। मुझे अपने बाप पर ना शक है ना शुबा है। वो डांटने के अंदाज में कह रहे थे। मगर बात सुन लेने में हर्ज किया है पापा। वो बुरी तरह रो रही थी। आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। जब हवास बाख्तगी का आलम था, मुझे लगता तो था कि जैसे मैं आपकी औलाद नहीं हूँ, मगर आज यकीन हो रहा है। शट अप रोशी, मैं शाम 6 बजे तक पहुँचूँगा। अच्छी बेटी की तरह जो कह रहे हैं उस पर अमल करो। रात में रुकूँगा। मेरे कमरे में आना और जो बात कहना चाहती हो कह लेना, बल्कि जो बात भी कहना चाहती हो। वो उसकी सिसकियों को काफ़ी देर से झेल रहे थे और बर्दाश्त की हद हो गई थी। आखिर बाप थे, मगर वो जितना अपने बाप को जानते थे वो नहीं जानती थी। अपनी बात गनवाकर नज़रों से गिरना उन्हें मंजूर नहीं था। फिर क्या फ़ायदा होगा पापा? उसके लहजे में दरजतगी आ गई। घबराओ नहीं रोशी, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है ज़रा सी भी तो बाबा साहब को परेशान मत करना। मंगनी होना ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होती। बाकी बातें रात को करेंगे। खुदा हाफिज़। यावर अली खान ने रिसीवर रख दिया था। एक लम्हे को तो उसे यकीन ही नहीं आया। यावर अली खान के बदले हुए लहजे पर, उनके अल्फाज पर वो साकी सी बैठी रह गई। मंगनी वंगनी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं होती। ये जुमला तो उसे हैरत से मारने को काफ़ी था। वो धीरे धीरे चलती हुई बाबा साहब के कमरे में आई। वो दोनों तकियों का हाथों का तकिया बनाए लेटे हुए छत को घूर रहे थे। उसने दबे पाँव आगे बढ़कर फ़ोन साइड टेबल पर रख दिया और दिलावर अली खान की तरफ बढ़े बगैर बाहर आ गई। कलो, उसने नादारी में झाड़ लगाती कलो को पुकारा। जी बेबी, सम्या भाभी को भेज दो, कहना आकर मेहंदी लगा दे, मैं अपने कमरे में हूँ। उसने लाजा भर रुक कर पैगाम दिया और कमरे में वापस आ गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने आईने में उसने अपना चेहरा देखा। आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। उसने ख्वामखा बालों में ब्रश चलाना शुरू कर दिया था। उसी दम धड़ से दरवाज़ा खुला। वो सब की सब सम्या भाभी समेत अंदर दाखिल हुई थी। सम्या और गुलो के चेहरों पर ताज्जुब और बाकी के चेहरों पर खुशी थी। वो कारपेट पर आलती पालती मारकर बैठ गई थी और दायां हाथ भाभी के सामने फैला दिया था। गुलो तो बेहोश होते होते बची थी। उसने सूटकेस को जो लात मारी थी उसका धमाका अभी तक उसके कानों में लर्जिश पैदा कर रहा था। उन्होंने
आगे बढ़कर उसका माथा छुआ। कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ। उसने झुलाकर अपना सर झटका। या इलाही, ये इतनी देर में क्या माजरा हो गया? उनके मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। वो गुनगुनाई, पीट दूंगी पकड़ के, सताने को हम ही रह गए हैं। गुलो कसे आई, हो सकता है आपके अलावा और भी हो, मगर दूर हो फिलहाल। शीनो भी सबको गायब पाकर ढूंढती हुई वहीं आ गई थी। रोशी के जहन में अचानक झमाका सा हुआ। बारी के तस्वुर से जाने क्या क्या उसे सूझने लगा। अब उसे हंसी आ रही थी। आखिर इस हंसी के पीछे किसी का दिया हुआ एतमाद था। उसने शायद पहली बार मुस्कुराकर शीनो को देखा था। घर में खासे अरसे के बाद तकरीब हो रही थी, और वो भी अचानक। लड़कियों को इस बात का शिकवा था कि नहीं, उन्हें तैयारी का मौका भी नहीं दिया गया, और ये कि उन्हें पहने हुए कपड़े पहनना पड़ रहे हैं। वो आते जाते रोशी को इस तरह घूर रही थी कि जैसे सारा कसूर उसी का था। 5 बजे तक रोशी को मेहंदी लगती। गुल्लो उसके कपड़ों पर प्रेस करके बेड पर डाल गई कि आध घंटे बाद मेहंदी सूख जाएगी तो गुस्ल करके कपड़े बदल लेना। जब तक मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर आकर तुम्हें दुल्हन बनाऊंगी। शीनो के मारे हैरानी की सबसे बुरी हालत थी। वो हिले बहाने से रोशी के पास आकर उसे टटोल चुकी थी, और ये भी कह चुकी थी घर के अफराद पूरे नहीं हैं, गए हुए हैं। उस पर भी रोशी की हालत में तगैर न पाकर वो 2-3 मरतबा बारी का जिक्र कर चुकी थी कि उसके ना होने से आज की तकरीब के इंतजामात में बड़ी उलझन हो रही है। लड़के तो अपने अपने धंधों से थके हारे लौटे हैं, वो क्या कर सकते हैं। रोशी तो मगर जैसे कान दबाए बैठी थी। पर आखिर शीनो किसी नतीजे में मायूस होकर अपनी तैयारी में लग गई थी। जिस वक्त रोशी गुस्ल करके बाहर आई तो इत्तला मिली दूल्हा और उनकी वालदा भी हवेली पहुँच चुकी हैं। गुल्लो ने पहले ड्रायर से उसके बाल खुश किए, फिर उसे कैप पहनाकर हल्का फुल्का मेकअप करने लगी। दूल्हा वालों की तरफ से जेवर का मुकम्मल सेट आया था, जिसमें नथ बिंदिया तक शामिल थी, जबकि एक सेट और भी था। वो चौका हाई नेक किस्म का ग्लू बंद और झुमकों अंगूठी पर मुश्तमिल था। गुल्लो उसे तैयार करते वक्त कई बार पूछ चुकी थी कि बाबा साहब ने उसे क्या कहा, और ये कि उन्होंने डांटा। जवाब में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी, बल्कि धीरे से मुस्कुरा भी देती थी। जबकि सम्या का ख्याल था कि वो बाबा से डांट खाकर सीधी हो गई है। गुल्लो उसे तैयार करके दुपट्टा सेट कर रही थी कि मामा बिल्ली फूलों के जेवर लेकर आ गई। ये तो बड़ी बेगम ने भिजवाए हैं। वो गुल्लो से मुखातिब हुई। लो देखो, तुम्हें बड़ी शिकायत थी कि बड़ी अम्मी लड़कियों को फूल पहनने नहीं देती, आज उन्होंने ये ढेरों फूल भेजे हैं। गुल्लो ने उसकी पेशानी चूम ली। थोड़ी देर बाद गुल्लो पैगाम लेकर आ गई कि बड़ी अम्मी कह रही हैं रोशी बीबी को हम रस्म के लिए हॉल कमरे में ले आए। उसके जाते ही जरी और रूबी उसे लेने आ गई। पापा आ गए। रोशी का दिल जाने क्यों तेज तेज धड़कने लगा था। उन्हें आए हुए तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, रूबी ने जवाब दिया। रोशी को एक गोना सुकून का एहसास हुआ, जैसे धूप में चलते हुए माँ सड़क के किनारे घना दरख्त नजर आ गया। सुस्ताने के ख्याल से ही आधी थकन उतर आए। वो उससे लिए हॉल कमरे में चली आई। आतिशी गुलाबी जरतार शरारा सूट में दुल्हन बनी रोशी को देखकर उसकी कजन्स के चेहरे खुशी से जगमगाने लगे थे। वक्त गुल्लो ने कमरे में दाखिल बंद कर दिया था। उसे एक सोफे पर बिठा दिया गया था। दाएं तरफ बड़ी अम्मी और बाएं तरफ दूल्हे की वालदा थी। बड़ी अम्मी ने बिस्मिल्लाह करने को कहा और नईम की वालदा ने उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। रोशी को यकदम नामालूम एहसास ने बेचैन कर दिया। ऐसा लगा जैसे कुछ खो गया। वो ज़्यादा देर न बैठ सके और बड़ी मुश्किल से बैठी कि वो अपने कमरे में जाना चाहती। उन्होंने उससे चंद मिनट बैठे रहने को कहा कि तस्वीरें बन रही थी, जबकि उसे एक एक लम्हा भारी चाह रहा था कि किसी तरह भाग खड़ी हो। मुश्किल आध घंटा बर्दाश्त हो सका। फिर वो रूबी के साथ अपने कमरे में आ गई। रूबी देखो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं खाना सबके साथ नहीं खाऊंगी, और हाँ, मैं पापा के बेडरूम में जा रही हूँ। यहाँ बैठूंगी तो सब डिस्टर्ब करेंगे। वो रूबी को हैरान परेशान छोड़कर शरारत संभालती कमरे से बाहर चली आई और मोहतात अंदाज में इधर उधर देखती यावर अली खान की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ी, मगर बुरी तरह चौंक कर ठटक कर अपनी जगह पर जम सी गई थी। बारी सीने पर हाथ लपेटे बड़े उलझे हुए अंदाज में उसे देख रहा था। वो राहदारी के दरमियान में इस तरह इस्तादा था कि वो सीधी सीधी नहीं गुजर सकती थी। वो ज़रा सी तिरछी होकर उसके पास से गुजरने लगी। वो तेज़ी से आने उसके सामने दीवार की तरफ खड़ा हो गया। 1 सेकंड तो रुक जाइए, मुबारकबाद नहीं लेंगी? वो बड़ी संजीदगी से मुखातिब था। क्यों नहीं लूँगी? दोगे तो ज़रूर लूँगी। वो ढलकते आंचल को संभालते हुए लापरवाही के अंदाज में बात कर रही थी। जब मैं कन्विंस कर रहा था तो आप हत्थे से उखड़ रही थी। अब यह आनंद फानन इनकलाब। वो मुस्कुराया। तुमसे मतलब? तुम्हें तो इसकी मतलब परवाह नहीं करना चाहिए। वो नज़रें चुरा रही थी। परवाह तो खैर नहीं कर रहा, बस अपनी हैरत का इजहार कर रहा था। मगर अभी तो मेहमान मौजूद हैं। आप कहाँ भागी जा रही हैं?
अभी तो मिस्टर नईम को अंगूठी पहनाई जाएगी। हो सकता है आप अपनी अफ्ताब तिबा से मजबूर होकर यह मंजर देखना चाहें। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो सीने पर हाथ बांधे बराह रास्त उसकी आंखों में देख रहा था। नईम को देखना था, देख लिया। बाकी तो तमाम बातें आम सी हैं। मैं ज़रा थक गई हूँ। वो मुस्कुराई। मगर आपका कमरा तो पीछे रह गया। इस तरफ तो यावर चचा का बेडरूम है। क्या हमारी खुशी के? उसने मायने खेज अंदाज में मुस्कुराकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं बकाई होशो हवास पापा के कमरे में जा रही हूँ। मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बातें करना है। अब क्या ज़रूरी बातें बाकी हैं? क्या ये कि शादी कितने दिनों में होगी? क्या बारात कराची से आएगी? या ये कि शादी जल्द से जल्द ही नहीं हो सकती? देर करने से क्या फ़ायदा? और ये कि तुम्हारा सर। ऋषि ने झलाकर उसकी बात काटी। तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो? तुम्हारी बला से मैं जीऊँ या मरूँ? तमाम मनाजिर आपने मुझे दिखाए हैं, कुछ मुआहदे किए हैं। इंटरेस्टेड पैदा होना तो बड़ी फितरी सी बात है। मगर यकीन करें, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आपने सचमुच बड़ी हकीकत पसंदी और होशमंदी से काम लिया। कराची से जो बोझ अपने सर पर लेकर चला था, आज उतर गया। मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। वरना यकीन करें, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई थी। वो बहुत पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा रहा था। रोशी ने रूह में पेवस्त हो जाने वाली नज़रें उस पर जमा दी। तो फिर जाओ, शुक्राने के नफल पढ़ो। बेकार मुझसे बातें करके वक्त ज़ाया कर रहे हो। तुम समेत ये सारा घर ही मुझे हेडिक समझता है। सभी इस तरह खुश हो रहे हैं जैसे सरों से बलां टल रही है। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी। रोशी बीबी पारी एकदम सटपटा गया। आरास्ता और पैरास्ता मगर सिसकती हुई रोशी उसे फिर से उलझन में डालने लगी थी। उसे तो पहले ही उसके इत्मीनान से खौफ आ रहा था, उलझन हो रही थी। हटो मेरे सामने से। काश तुम कसाई होते। वो तकरीबन भागती हुई यावर अली खान के बेडरूम तक गई थी और वो बहुत उलझे हुए अंदाज में चेहरा मोड़कर शरारत संभालकर भागती हुई रोशी को देख रहा था। यावर अली खान के बेडरूम के बाग की तरफ खुलने वाले दरीचे बातें और बाहर बाग से रोशनियां कमरे में आ रही थी, जबकि कमरे की तमाम लाइटें ऑफ थी। यकीनन मर्दाना तकरीब बाग में हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दरीचे में आ खड़ी हुई, बल्कि ओट में खड़ी होकर बाहर का जायज़ा लेने लगी। आज बाग की तमाम लाइटें ऑन थी, जो किसी तकरीब के वाज़े अलामत हुआ करती थी। 2-3 सोफ़ा सेट और अतराफ़ में लगी रंग बिरंगी फोल्डिंग चेयर्स थी, जिन पर अक्सरियत घर के मर्दों की बराजमान थी। मरकज़ी सोफ़े पर बाबा साहब याबर अली खान, अलीमुद्दीन, बड़े अब्बा और नईम बराजमान थे। इक्का दुक्का गाँव के दीगर अहम अफराद भी दिखाई दिए। स्याह डिनर सूट में मलबूस कम उम्र सा नईम सुर्ख टाई और रुमाल से सूट मुकम्मल किए बहुत ही पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बैठा था। जवाद कैमरा संभाले इधर उधर टहलता दिखाई दिया, जबकि बाहरी दिखाई नहीं दिया। तमाम मर्दों में अगर कोई बहुत शानदार दिखाई दे रहा था तो वो उसके पप्पा थे। नेवी ब्लू सूट में टांग पर टांग रख के सोफ़े के हत्थे पर बाजू जमाए अपने होंठों को उंगलियों से गाहे बगाहे छूते हुए वो इतराफ़ पर नज़र दौड़ा रहे थे। मगर इसके बावजूद साफ महसूस किया जा सकता था कि वो किसी अहम सोच में है। गालबन खाना शुरू होने का वक्त हो गया था। बाबा साहब की क़यादत में एक एक करके सब अंदर मर्दाना हॉल की तरफ जाने लगे। ज़रा सी देर में बाग में खामोशी छा गई। वो भी दरीचे से हटकर सोफ़े की तरफ बढ़ी। खुद एतमादी इतनी बढ़ चुकी थी कि किसी मंजर ने उसे डराया नहीं। वो बहुत पुरसुकून थी। उसने अपने बाप का एक जुमला अपनी गिरफ्त में ले लिया था, मंगनी वंगनी कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। उसने सोफ़े से पुश टिकाकर आंखें मूंद ली। अभी इस कैफियत में बैठे उसे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि बाग की तरफ से एक खूबसूरत नगमा उसके कानों में जल तरंग से बजाने लगा। वो यकसू होकर सुनने लगी, मगर उसे उस वक्त चौंकना पड़ा जब एक ही नगमा तीसरी मरतबा शुरू हुआ। वो अपना मलबूस संभालती फिर दरीचे में आन खड़ी हुई। बाग में कुर्सियों के दोनों सिरों पर डेक रखे हुए थे। यह तमाम लाजमन मौसीकी के रसिया फरहान ने किया होगा। उसने सोचते हुए उस तरफ नज़र डाली जहाँ छोटी सी टेबल पर प्लेयर और कैसेट रखी हुई थी। उसे खासी हैरत हुई। वहाँ जाहिद खुश्क बारी बैठा हुआ था। वहीं गीत अब चौथी मरतबा रिवाइंड कर रहा था। नगमा एक मरतबा फिर पूरे तासुर के साथ फिजा में बिखर रहा था। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम सारी दुनिया तेरे कदमों पे निछावर कर दूँ। चांद तारों से मेरी जान तेरा दामन भर दूँ। तेरे ख्वाबों पे कभी छा न सके शाम में अलम। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। वो जहाँ एक जहन्नुम है जहाँ तू ना मिले, जल के मर जाऊँ। जो ये साया एक गैसू ना मिले। ज़िंदगी जहर भरा जाम है अब तेरे बगैर। तेरी चाहत पे कुर्बान है मेरे लाख लाख जन्म। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। मुस्कुरा जाने बहारा के सवेरा होगा। ख़त्म सदियों के रवाजों का अंधेरा होगा। शब की किस्मत में लिखा है गुज़र ही जाना। रात सूरज की कहाँ रोक सके अहले सितम। मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम। तुम खाना नहीं खा रहे? अचानक सामने से नदीम नमूदार हुआ। बारी ने प्लेयर ऑफ कर दिया। मुझे फ़िलहाल भूख नहीं है, उसने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। मगर हॉल में तो
में आ तो जाओ, देखो तो सब खाना खाते हुए कैसे लग रहे हैं। तुम जवाद से कैमरा लेकर दूल्हा मियाँ के चंद पोज ही महफूज कर लो। उठो यार, शाबाश। इस तरह जवाद भी सबके साथ खाने में शरीक हो जाएगा। इतने ढीले क्यों हो रहे हो? बुखार तो नहीं हो गया? वो क्या कहते हैं, दुश्मनों के कान तेज। वो उसे कांधों से पकड़कर उठा रहा था। तेज नहीं, बहरे, वो तसल्ली करते हुए उठ खड़ा हुआ। अब मुस्कुरा रहा था। मगर तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे लेवल के होंगे, बड़े अलर्ट किस्म के होंगे। ऐसे लोग बड़ी तेज हसियात कान समेत रखते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। नदीम खज्जल होने के बजाय ढिठाई से बोला। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। वो भी उसकी कमर में हाथ डालकर हंस दिया। कैसा लगा बाबा साहब का इंतखाब? नदीम और बारी अब अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। बारी की हल्की सी आवाज़ आई। वो कोशिश के बावजूद ना सुन सकी तो जलाकर सोफे पर बैठ गई और कुछ देर कबल की सूरत हाल पर गौर करने लगी। गीत की तर्ज, गुलकार की आवाज़ और इशार दर हकीकत बेहद तासीर थे, जैसे हनूज उसकी समाज से टकरा रहा था। क्यों सुन रहा था ये गीत बार बार? बेहिस नहीं बल्कि पत्थर, एकदम ठुस। दूर सदियों के रवाजों का अंधेरा होगा। पर्दे पड़े हुए हैं, ये उठेंगे और सरका देंगे। कैसे दूर होगा अंधेरा? उनके वालिद साहब आएंगे सुल्तान राही की तरह ललकारते हुए, क्योंकि उनके बस की तो बात नहीं। ताबेदारी का मेडल जीतते बगैर सांस नहीं लेंगे हजरत। उसने वॉल क्लॉक की सिम नज़र दौड़ाई। जब तक पापा से साफ साफ बात नहीं होगी नींद भी नहीं आएगी। वो एक पुराना अखबार उठाकर सोफे पर नीम दराज हो गई। हालांकि उसे 100% यकीन था कि उसे नींद नहीं आएगी, इसके बावजूद आंख लग गई थी। यावर अली शल्ला साहब के साथ बेडरूम में दाखिल हुए थे और रोशी को सोफे पर दराज देखकर चौंक पड़े थे। कितनी ज़िद्दी और खुदसर हो गई है ये। उन्होंने दुल्हनापे की छप से पुरनूर रोशी पर एक सरसरी नज़र डाली। वो एकदम बूढ़ा महसूस करने लगे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो रोशी को जगाकर अपने कमरे में जाने को कहें। उनका वजदान कह रहा था कि रोशी के जागने से तूफान जाग पड़ेंगे। वो कोट उतार कर आहिस्तगी से लटकाने लगे। माँ उसे ने दरीचे के पार दो नुस्वानी आवाज़ों ने मुतवज्जे किया। बाहर दरख्तों पर कुमकुमे हनूज रोशन थे। बर्खास्त होने का मुकम्मल तासुब भी फिजा में मौजूद था। वो तेज़ी से दरीचे की तरफ बढ़े। डाढ़ी जिद्दी तबीयत तुसां दी, बहुत देर हो गई है, हुण तुसा चलो। तुसानू रब दा वास्ता है, वड्डे साईं ते साड़ी खैर नहीं, छेती चलो। सरस्वती को हिंद को ज़बान के अलावा कोई ज़बान नहीं आती थी। वो घास पर बैठी औरत से मुखातिब थी, यानी उसे चलने को कह रही थी। उसे डरा रही थी कि बड़े खान उधर आ गए तो दोनों ही की खैर नहीं, लिहाजा यहाँ से जल्दी चलो। फिर मैं की करसा? अन दियो ना तुसा डरदे हो ते पिछू इत्थू मैं भड़सा। फिर मैं क्या करूँ? उन्हें आने दो। तुम डरती हो तो भागो, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। जवाबन घास पर बैठी हुई भी हिंद को में बड़ी तलखी से जवाब दिया। हक वारी, मैं तो रोशी बीबी नाल गल कर लेंदी, हुण ते फिर जलसा उठो। एक बार रोशी बीबी से बात करने दे, अब तो तभी जाऊंगी। वड्डे जान मैनू साड़ सुवा बनासा, सरस्वती लर्जती आवाज़ में कहती हुई दो जानू बैठ गई। यावर अली खान ने पलट कर रोशी की सिम देखा और नहायत आहिस्ते से दरीचे के पट बंद किया और उसी तेज़ी से बाहर आए और बाहर भाग कर रुख किया। उन दोनों से थोड़े फासले पर रुक गए। तुम्हारे साथ कौन है सरस्वती? वो बहुत धीमी मगर बारोब आवाज़ में उससे मुखातिब हुए और सरस्वती को तो जैसे घुघी बन गई। कोशिश के बावजूद अलग से आवाज़ न निकली। मैं क्या पूछ रहा हूँ सरस्वती? उनके लहजे में भला की नाराज़गी थी। माँ घास पर बैठी हुई औरत उठ खड़ी और माहौल ऐसा हो गया था जैसे बाग ना हो जिंदा हो। बीड़ियों का शोर चादर सिरकाने लगा और यावर अली खान ने कोफत भरे अंदाज में गहरी सांस सीने से खारिज की। क्यों आई हो इस तरफ? उन्होंने अपनी जगह पर खड़े खड़े सवाल किया। ऐसी नफरत काफिर को भी काबे से ना होगी जितनी आपको मुझसे होगी। इस हवेली में पत्थरों की कमी तो नहीं, आप मुझे पत्थर नहीं मारते। वो आगे बढ़ी, बेड़ियों की खनक सारी फिजा में सरायत कर गई। खान ये तो नहीं कहती कि मुझे जहर दे दे, ये तो नहीं कहती मुझे गोली मार दे, ये भी नहीं कहती कि मेरी गर्दन उड़ा दे, पर मौत तो मैंने भी नहीं मांगी। मेरे ख्याल में जितने मसामे उसे इतने पत्थर मारे, इतनी धारे खून की निकाले, मगर फिर मुझे माफ़ कर दे। जब मेरी रूह मेरे बदन से निकलने लगे तो बस इतना कह दे, आपने मुझे माफ़ कर दिया। ना मौत आती है खान, ना माफ़ी मिलती है। इधर या उधर कुछ तो हो, या तो मुझे ये एहसास दे कि मैं ज़िंदा हूँ, या ये एहसास दे कि मैं मर चुकी। मुझे चक्की के दो पार्टों के बीच से निकाल ले, मेरा जिस्म नहीं मेरा रूह आज़ाद कर दे। खान अल्लाह के वास्ते शट अप। सरस्वती से उसकी कोठरी में ले जाओ। यावर अली खान की आवाज़ घसीली मगर धीमी थी। हला खान। सरस्वती औरत का बाजू थाम कर खींचने लगी। मैं नहीं जाऊँगी, मुझे खान से बातें करना है। औरत ने एक झटके से बाजू छुड़ा लिया था। देखो अगर तुम बास नहीं आई तो तुम्हें हवेली से निकाल कर 12 पत्थर दूर भेज देंगे। यावर अली खान ने जाते जाते रुककर उसे धमकी दी।
रुक जाइए खान, फैसला करके जाइए। वो बेड़ियाँ छनकाती उनकी तरफ बढ़ी। बकवास बंद करो, तमाम फैसले हो चुके, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो बरहम हुए। खान, अब तो मरने के दिन दूर नहीं, आप ऐसा करें मुझे सराय भिजवा दें। यावर अली खान का हाथ फिजा में बुलंद हुआ और वहीं रुक गया जैसे उन्होंने बामुश्किल खुद को रोका था। सर सोती, इसकी जंजीरें खींचकर इसे कोठरी में ले जाओ, तुम्हारी ड्यूटी इस पर है। फिर ये बाहर कैसे आ जाती है? आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हें भी इसके साथ कोठरी में बंद कर देंगे। खान, रोशी बीबी, शट अप। इस घर के किसी फर्द का नाम तुम्हारी नापाक ज़बान पर नहीं आना चाहिए। वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते अंदर की तरफ चले गए। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, तमाम जिस्म जलजले की जद में था और चेहरा सुर्ख अंगारा। सामने मामा बिली किचन की तरफ जाती दिखाई दी। मामा, उनकी भारी आवाज़ राहदारी में गूंजी। जी खान। वो दौड़ती उनके पास आए। 2 कप कॉफ़ी मेरे कमरे में ले आओ। 2? मामा बिल्ली ने उलझकर उनकी शक्ल देखी। रोशी भी मेरे कमरे में है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। रोशी हनूस बेखबर सो रही थी। वो रोशी के पास जाकर रुक गया। उसका दुपट्टा सर से ढलक चुका था, चेहरे पर अजीब तरह की यासियत के साए से गड़बड़ हो रही थी। छोटा सा टिक्का बालों में उलझ रहा था। उन्होंने झुककर उसके सर पर धीरे से हाथ रखा। रोशी बेटे, उठो, अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। रोशी ने कसमसाकर दूसरी तरफ चेहरा मोड़ लिया। रोशी, उठो बेटा, शाबाश। उन्होंने उसका रुखसार थपथपाया। उसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई। यस। वो सीधे होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। मामा बिल्ली खाली हाथ अंदर दाखिल हुई। खान, गुलो बीबी ने मुझे कहा था रोशी बीबी ने खाना नहीं खाया। मामा खासी हैरानी से सोई हुई रोशी को देख रही थी। ओह, उनके लिए ये इत्तला उसी तरह थी जैसे किसी किताब का दिबाचा पढ़कर किताब के मज़ामीन और मौजू का जिक्र किया जाए। वो बेटी के वजूद में उतरे हुए तूफान के एक एक झटके को महसूस करने लगे। रोशी, उन्होंने उसका शाना हिलाया। जाओ मामा, तुम पहले खाना ले आओ। उन्होंने मुंतज़िर मामा को तो वहाँ से रवाना किया। रोशी शाना हिलाने के अमल से बेदार हो चुकी थी। एकदम उठकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम पापा। उसने इधर उधर लटकता हुआ दुपट्टा संभाला। वालेकुम अस्सलाम। खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं थी। उसने नज़रें झुका ली। मामा खाना ला रही है, तुम ज्वेलरी उतार कर मुँह हाथ धो लो। ईजी हो जाओ, शाबाश। वो सामने कुर्सी पर बैठकर सिगरेट सुलगाने लगे। मुझे भूख नहीं है पप्पा। उसने हाथ फेर कर टीका टटोला, फिर उतार कर अपने दूसरे हाथ में ले लिया। फिर झुमकियाँ उतारी और उसके बाद गले में पड़े हुए तीनों चारों नेकलेस और हार और फिर तमाम जेवर उठाकर एक जगह ढेर कर दिया और बाथरूम में चली गई। खूब रगड़ रगड़ कर मुँह धोया। यावर अली खान की मौजूदगी के एहसास से उसके असाब पुरसुकून हो गए थे। मुँह हाथ धोकर बालों में ब्रश चलाकर बाहर आई तो मामा ट्रॉली समेत मुंतज़िर थी। पापा, मेरा दिल नहीं चाह रहा इस वक्त खाना खाने को। वो बसूरी, उसे तो अपना मसला हल करने की जल्दी थी। थोड़ा सा खा लो बेटे, भूखा सोना अच्छी बात नहीं होती। यावर अली खान ने उसे बहलाया। रोशी को न जाने क्यों आज वो बहुत नरम और शफीक महसूस हो रहे थे। उन्होंने बददिली से ट्रॉली अपनी जानिब खींच ली और एक प्लेट में थोड़े से चावल और सलाद लेकर खाने लगी। मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उम्मीद है तुम सुनकर खुश होगी। उन्होंने कुर्सी की बैग से पूंछ टिकाकर उसका चेहरा देखा। चमचा रोशी के हाथों में था, उसने वापस रख दिया और बाप की शक्ल देखने लगी। जल्दी से सुनाइए पापा, सख्त कहत है मेरी ज़िंदगी में खुशखबरियों का। वो एकदम बेसब्री हो गए। यावर अली खान का चेहरा जैसे दुख से धुंधलाने लगा। उन्हें यूँ लगा जैसे उनकी बेटी बहुत सा रोना चाहती है। हम कराची जा रहे हैं। उन्होंने आगे झुककर सिगरेट की राख चाढ़ी। हम? वो चौंक पड़ी। हाँ, मैं और तुम। उनके अंदाज में बला का सुकून था। सिर्फ उसे जैसे यकीन ना आया। सिर्फ वो धीरे से मुस्कुराए। खाला के यहाँ? उसने गौर से उनकी तरफ देखा। हाँ। उन्होंने नज़रें चुराकर मुंह से धुआं खारिज किया और रोशी को अपनी वो ऊट पटांग गुफ्तगू और फरमाइश याद आ गई। वो कदर खजल सी होकर उन्हें चोरी चोरी देखने लगी। उसका ख्याल था कि अब तो जब भी पापा से सामना होगा पहली फुर्सत में सख्त सुस्त सुनने को मिलेगी, मगर तवक्को के सरासर बरक्स हुआ था। शायद पापा अपनी आदत के मुताबिक बर्दाश्त से काम ले रहे थे। जब तो बला का है पापा में, काश मैं थोड़ी सी ही इन पर चली जाती। उसने गोया खुद ही में अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ किया और मुस्तहसीन नज़रों से यावर अली खान को देखने लगे। मुझे पापा से फौरी सॉरी कर लेना चाहिए, यकीनन पापा खुश होंगे। आई एम सॉरी पापा फॉर दोज कॉम्प्लीमेंट्स बट आई वॉज पजल। उसने कहकर जल्दी से चमचा मुंह में रख लिया। किस सिलसिले में सॉरी हो रहा है? वो वाकई नहीं समझे। वो मैंने आपसे कह दिया था कि मैं माँ को मिस करती हूँ। उसने चमचे में चावल भरकर मुंह की तरफ ले जाते हुए शर्मसार लहजे में कहा। ओह, वो जैसे कुछ याद करके मुस्कुरा दिए। डजन मैटर बेटा, डजन मैटर। उसे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। अच्छा, हम बात कर रहे थे कराची के प्रोग्राम पर। तुम तैयारी रखना, मेरा शोफर पहले तुम्हें हरीपुर लाएगा, फिर हम वहाँ से कराची के लिए रवाना होंगे। मगर एक बात, वो तन्वी के साथ अंदाज में उंगली उठाकर बोले। जी पापा। उसके खुश होने के अमल में खटाई सी पड़ी। यहाँ किसी को अपने कराची के प्रोग्राम के बारे में ना बताना, भिनक ना पड़े किसी को। बाबा साहब को भी नहीं। उसने बेताबी से उनकी बात काट दी। उन्हें भी नहीं। अगर यहाँ किसी को पता चल गया तो मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकूँगा। उन्होंने बहुत
धीरे से कहा, क्या आप डरते हैं उन सब से? आप तो इंडिपेंडेंट हैं। उसे जैसे बाप का डरना पसंद नहीं आया। डरने की कोई बात नहीं, जब बहादुरी बगैर अकल के होती है तो वह बाले जान बन जाती है। जब अकल के साथ है तो किसी यकीनी फतह की बुनियाद बन जाती है। वो बहुत तदब्बुर से समझा रहे थे। रोशी ने बहुत मोहब्बत और सताइश से बाप की तरफ देखा। बेमौका काम करने से इंसान तमाशा बन जाता है और हाथ भी कुछ नहीं आता। जब रस्सी मोटी हो तो आहिस्ता कटती, ना एक वार में ना एक झटके से। तुम जो कुछ आज करने जा रही थी, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं। मेरे हिस्से में एक अजीम दुख का और इजाफा हो जाता। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके मन चाहे मौजू की तरफ आए, क्योंकि उन्हें यकीन था अब उसकी गुफ्तगू का रुख उसकी तरफ मुड़ जाएगा। ऋषि का दिल सीने में तेज़ तेज़ धड़कने लगा। बहरहाल वो एक मखसूस माहौल की परवरदा थी। बाप के एन रूबरू तस्करा एक नई बात थी। मगर पापा, वो उसने कुछ कहना चाहा। तुम फिक्र ना करो, अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने नया सिगरेट निकाला। रोशी तो जैसे रेशा ख़त्म ही हो गई। सच पापा? उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। उन्होंने रोशी की खुशी से जगमगाते हुए चेहरे पर एक नज़र डाली और सिगरेट सुलगाने लगे। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? उन्होंने खासे तरद्दुद से सवाल किया। कोई वजह नहीं। उसने नज़रें झुका ली। क्या तुम्हें कोई पसंद है? उन्होंने झुकी झुकी नज़रों से नया सवाल किया। रोशी का दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने लगा कि आज पापा सारे शिकवों का हिसाब बेबाक कर देंगे। ऐलान कर दे कि वो क्या चाहती है। मगर बेटे, एक बात का हमेशा ख्याल रखना, तुम्हें मेरी तरफ से ख़ास रियायत हासिल सही कि तुम क्वालिफ़ाइड वालिदैन की औलाद हो और मैं मुख्तलिफ़ तकरीबात में ख़वातीन के हकूक़ पर खिताब करता हूँ। मगर हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो चुका है। कोई हमारे कदम उठाने से पहले अपने मकाम और हैसियत को मद्देनज़र रख लेना। तुम इस मुल्क के दर्जा अव्वल के शहरियों में शुमार होती हो। हालांकि तुम मुआशी और समाजी तौर पर फुली स्ट्रॉन्ग हो। हम जागीरदार लोग हैं। सरकारी ओहदे भी क्लास 1 लेवल के कबूल करते हैं। हर शय में तुम्हारा इंतखाब क्लास 1 लेवल का होना चाहिए। दूसरी सूरत में तुम मुझसे किसी तरह की मदद और ताउन की उम्मीद ना रखना। उन्होंने गहरा कश लेकर दरीचे की तरफ कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की। रोशी का जगमगाता चेहरा एकदम फीका पड़ गया। पापा, इंसान की ज़ाती काबिलियत और अहलियत भी तो कोई चीज़ होती है। वो धीमे अंदाज में मुखातिब थी। शोर, मगर इंसान की स्ट्रॉन्ग पोजीशन तभी समझी जाती है जब उसके बाप दादा का बैकग्राउंड भी अच्छा हो। उन्होंने अपने मखसूस बुर्दबारी के अंदाज में जवाब दिया। अगर किसी को उसके बाप दादा ही का पता ना हो तो? उसने हिचकिचाते हुए सवाल किया। नॉनसेंस। वो धीरे से मुस्कुराए। सिली गर्ल। उन्होंने राग झाड़ी। यानी? वो वाकई कुछ समझी नहीं। यानी ये कि ऐसा शख्स हमारी जागीर में सिर्फ हमारे मुलाजमीन की लाइन में खड़ा हो सकता है, चाहे वो कितना ही काबिल और लायक क्यों ना हो। एब्सोल्युटली, ये हमारी स्टेटस मजबूरी है। उन्होंने कदरे उलझकर बेटी के चेहरे पर नज़र दौड़ाई। जो तुम्हारे दिल में है कह दो, मैं हमेशा के लिए तुम्हें किसी नतीजे पर पहुंचा सकता हूँ। इस बार उनका लहजा खासा सर्द और पुरतकल्लुफ़ था, जैसे वो किसी अनहोनी के लिए पेशबंदी कर रहे हों। मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। आ जाते हैं ना जहन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। वो एक कबाब उठाकर खाने लगे और चेहरे पर जी भरकर बेनियाजी तारी करने की कोशिश करने लगे। नाउ आर यू रिलैक्स? उन्होंने बेटी को बहुत मोहब्बत से देखा। यस, उसने गुमसुम अंदाज में जवाब दिया। जो कुछ हुआ है अब ये मेरा हेडेक है, तुम्हारा नहीं। थैंक्स अ लॉट डियर पापा। वो फ़िलहाल इस ताज़ा तरीन पैदाशुदा मसले के हल पर ही खुश थी, मगर इसका इजहार भी नहीं करना। उन्होंने ताकीद की। डोंट केयर पापा। देखो, फ्लास्क में कॉफ़ी है, 1 कप कॉफ़ी बनाओ। खाना खा लिया? उन्होंने साइड टेबल पर रखे फ्लास्क की तरफ इशारा किया। जी मैं खा चुकी। स्वीट नहीं लोगी? नहीं, मूड नहीं है। पेट भर कर खा लूँगी तो डरावने ख्वाब आएंगे। रात भी तो खांसी हो चुकी है। अब इंशाल्लाह डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। वो मुस्कुराए। रोशी के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। जब अंदेशों में लिपटी हुई खुशी मिली थी। हम कराची कितने दिन रुकेंगे पापा? वो कॉफ़ी बनाने लगी। कुछ कह नहीं सकते, 4-5 सूट रख लेना, बहुत होंगे। उन्होंने कहा। फिर मैं वहाँ आपके साथ शॉपिंग भी तो करूँगी। उसने कप यावर अली खान को थमाया। शोर, तुम कॉफ़ी नहीं लोगी? नहीं, फिर नींद नहीं आएगी। आपको कॉफ़ी पीकर नींद आ जाती है? उसने पूछा। नींद? यावर अली खान ने अपनी सुर्ख आंख के ग्लासे को उस पर मरकूज़ की। आपकी आंखों से तो लगता है आप सोते ही नहीं हैं। पापा, आप आई स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट क्यों नहीं जाते? आइज़ रेड क्यों रहती हैं? वो मासूमियत से उनसे पूछ रही थी। अच्छा। वो मबहम सा मुस्कुराया। मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया। अब तुमने तवज्जो दिलाई है तो ज़रूर करूँगा। जी, आपका ध्यान रखने वाला भी तो कोई नहीं है। मम्मी होती तो कम अज़ कम। उसे जाने क्या याद आ गया, एकदम से शर्मिंदा सी होकर चुप हो गई। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है। उन्होंने एक उड़ती पड़ती सी नज़र दरीचे की जानिब डालते हुए मबहम अंदाज में जवाब दिया। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्या मैं आपके साथ हरीपुर जाऊँगी? वो जाते जाते रुक गई। नहीं, मैं तुम्हें बुलवा लूँगा। गुड नाइट पापा। वो दोनों हाथों में अपनी ज्वेलरी समेटते हुए बाहर निकल गए। गुड नाइट गुड़िया, वो आहिस्तगी से बोले
और न जाने किस धुन में थी। एकदम शरारे में उलझ कर गिरते गिरते बची। क्या मुसीबत है, हासिल न वसूल, कुछ उल्टी चोट ही लग जाती। वो दीवार थाम कर झुलाई। खुद ही से बातें शुरू कर दी हैं। क्या बातें करने वाले माजरत कर चुके हैं। उसने चौंक कर सामने देखा। बारी कोट हाथ से जताते हुए उसकी तरफ देख रहा था। तुमसे मतलब? वो चटक कर गोया हुई। जी, अब हम किस काबिल हैं? बड़े जच रहे थे आज नईम साहब। वो मुस्कुरा रहा था। अपने धीरे टेस्ट करा लो, कोई फॉल्ट आ गया है। वो दाएं बाएं से शरारा समेटकर बड़े मसरूफ़ अंदाज में मशवरा दे रही थी। पारी ने कुछ ना समझते हुए खासी हैरानी से उसके सिम देखा। अगर घर की चार दीवारी में मौजूद अफराद में से किसी पर तहकीक से PhD की डिग्री मिलती तो मैं आप पर ही PhD करता। उसने बरसाती कोट कंधे पर लाद कर कदम बढ़ा दिए। ठहरो, वो बेसाख्ता बोली थी। लीजिए, ठहर गया। हुक्म? कहाँ जा रहे हो? बड़ा अजीब सवाल है। नीचे तो ज़मीन पर यहाँ वहाँ निकलने के चांसेस होते हैं, ऊपर जाकर छलांग तो मारूंगा नहीं। वो धीरे से हंस दिया। जाहिर अपने कमरे में ही जा रहा हूँ। मैंने आज तक तुम्हारा कमरा अंदर से देखा ही नहीं। ताज्जुब है। वो वाकई हैरान थी। कभी दिन में तशरीफ़ लाइएगा हमारे यहाँ। वो जीने पर चढ़ने लगा। बड़ी अच्छी चॉइस है तुम्हारी, बहुत अच्छा गाना था। वो ठटक कर रुक गया और गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। कौन सा गाना? वही जो बाग में तुम 11वीं मर्तबा सुन रहे थे कि नदीम भाई आ गए थे। वो फ़ाखराना मुस्कुराई, जैसे उसे शर्मिंदा करके कोई दरीना तमन्ना पूरा कर रही हो। अच्छी चीज़ सभी को अच्छी लगती है। दिल चाहे तो मुझसे कैसेट लेकर सुन लीजिएगा। मुझे उसके अशार याद नहीं रहते, पर उसकी तर्ज और आवाज़ अच्छी है, इसलिए अच्छा लगता है। वो बेनियाजी से जवाब देकर तेज़ी से जीने चढ़ गया। अशार याद नहीं रहते, बहुत ही पोज करता है। इतनी दफ़ा तो सुना है, कोई बहरा भी इतनी मर्तबा सुनता तो उसे भी याद हो जाते। पता नहीं उसे घुमंड किस बात पर है। वो झलाती हुई अपने कमरे में घुस गई। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।